मोहब्बत ने वो मंजर दिखा दिया, दिल को रौंद कर खून से सना दिया। जिस पर एतबार किया था जिंदगी से ज्यादा, उसी ने मौत के अंधेरों में दफना दिया। जी हाँ, ये वो घटना है जो मोहब्बत की मासूमियत से शुरू हुई और हैवानियत की हदों तक जा पहुंची। ये कहानी है श्रद्धा और आफताब की, जिनकी शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर से। साल 2018 जब श्रद्धा 25 साल की और आफताब 27 साल का था। दोनों मुंबई के मलाड के एक कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार करने लगे। श्रद्धा के माता पिता दोनों साल 2016 से ही अलग रह रहे थे। श्रद्धा और उसका भाई माँ के साथ रहता था, पिता अलग अपनी माँ के साथ रहा करते थे। पहले तो श्रद्धा से आफताब ने दोस्ती की और फिर दोनों ने एक साल में ही ये तय किया कि अब लिविंग में रहेंगे। साल 2019 में श्रद्धा और आफताब लिविंग में रहने लगे थे। इसके लिए ही मलाड में ही दोनों ने किराए का एक कमरा भी ले लिया था। इधर श्रद्धा की माँ ने विरोध किया तो श्रद्धा ने माँ से कहा कि अब मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे मेरी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना है। ये समझ लो कि मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ। ये बात कहकर श्रद्धा अपने घर से सामान लेकर जाने लगी। अब श्रद्धा और आफताब ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू किया। मुंबई की गलियों में घूमते दोनों ने अपने भविष्य के ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। इधर माँ बाप परेशान थे कि खुद की बेटी की ही अपडेट व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेते थे। जैसे जैसे एक साल का वक्त निकला, श्रद्धा की माँ सुमन परेशान रहने लगी और आखिरकार 23 जनवरी 2020 को सुमन की मौत हो गई। सुमन की मौत पर अलग रहने वाले उनके पति और एक साल से लिविंग में रहने वाली बेटी श्रद्धा भी आखिरी बार वहां पहुंचे, पर बात नहीं हुई। इसके बाद आफताब के व्यवहार में बदलाव आने लगा और वो श्रद्धा को छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने लगा, यहाँ तक कि हाथ भी उठाने लगा था। श्रद्धा ने विरोध किया तो बाद में उसने माफी भी मांग ली और उसके बाद श्रद्धा फिर से आफताब के साथ रहने लगी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि 8 मई 2022 को मुंबई से दोनों दिल्ली आए थे और पहली बार दोनों पहाड़गंज के इलाके में किसी होटल में रुके थे। यहाँ आने के बाद दोनों ने छतरपुर में किराए पर एक फ्लैट लिया और दिल्ली आने के बाद से दोनों के बीच झगड़े और ज्यादा बढ़ गए। अब दिल्ली आने के 10 दिनों के बाद ही आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद लाश को कमरे में ही 24 घंटे तक रखा। अब आफताब लाश को ठिकाने लगाने का सोच रहा था, पर वो लाश को बाहर कैसे लेकर जाता। उसके पास तो वहां कार भी नहीं थी। इसलिए आफताब ने सोचा कि अब उसे कई टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया जाए। अब ऐसा करने के लिए वो मार्केट गया, वहां से आरी, फ्रीज और रूम फ्रेशनर खरीद कर ले आया ताकि सब कुछ काटकर साफ कर दे और बदबू भी ना आए। अब बाथरूम में लाश को रखकर उसने कई टुकड़ों में काट कर फेंक दिया। हाथ और पैर के दर्जनों टुकड़े कर डाले। बाद में उन टुकड़ों को प्लास्टिक में पैक कर फ्रिज में रख दिया और वो रोज खाने के बाद टहलने के बहाने जाता था और एक एक कर टुकड़ों को जंगल में अलग अलग जगह फेंक आता था। इधर बेटी से पिछले कई दिनों से पिता की बात नहीं हो रही थी और न व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कोई अपडेट मिल रही थी। अब पिता ने बेटे से पूछा क्या उसकी बात श्रद्धा से हुई है। बेटे ने कहा उसकी श्रद्धा से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उसने श्रद्धा की एक फ्रेंड का नंबर दिया जिससे पिता ने बात की तो पता चला कि कई दिनों से उसकी भी कोई बात श्रद्धा से नहीं हुई, जिससे पिता का शक अब और बढ़ गया था। पिता को लगने लगा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसके बाद पहले मुंबई में गुमशुदगी की शिकायत की और फिर 8 नवंबर को दिल्ली में आकर कंप्लेंट दर्ज करा। उसके बाद सर्विलांस की मदद से पुलिस ने केस का खुलासा किया। पिता का कहना था कि श्रद्धा बार बार आफताब से शादी करने की बात कहती थी, लेकिन आफताब सिर्फ फायदा उठाना चाहता था। पूरी जांच में दिल्ली पुलिस की टीम ने दिन रात एक कर दिया। इस केस के प्रमुख अधिकारी SHO मनोज कुमार थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस की मेहनत ने धीरे धीरे इस गुत्थी को सुलझाया। जांच में पता चला कि आफताब ने श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में 35 टुकड़ों में छिपा कर रखा था और जब उसने श्रद्धा की हत्या की तो उसके शव को बाथरूम में रख दिया था। आरोपी ने बताया कि वो झगड़े के दौरान श्रद्धा के सीने पर बैठ गया था और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। आफताब का कहना था कि वो श्रद्धा से परेशान था
और उसकी लगातार तंग करने वाली बातें उसे गुस्से में ला देती थीं, इसलिए उसे मार दिया। जांच के दौरान आफताब के लैपटॉप से कई अहम सुराग मिले। उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर उसकी गैर मौजूदगी को छुपाने की कोशिश की थी। वह श्रद्धा के दोस्तों और रिश्तेदारों को यह दिखाने के लिए उसके फोन से मैसेज करता रहा कि वह जिंदा है। श्रद्धा के शव के टुकड़ों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा और यह पुष्टि हुई कि ये श्रद्धा के ही थे। इसके अलावा फ्रिज और बाथरूम में मिले खून के धब्बों का डीएनए टेस्ट का मैच हुआ। आफताब के घर से बरामद आरी और चाकू पर भी खून के निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस ने जंगल से बरामद टुकड़ों और उसके बयान के आधार पर उसे अदालत में पेश किया। आफताब पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराएं लगाई गईं। इनमें मुख्य धाराएं धारा 302, धारा 201, धारा 34 और धारा 377 थी। आफताब को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कई महीनों तक जांच की और उसके खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए। श्रद्धा के शव के टुकड़ों को विभिन्न स्थानों से बरामद कर लिया गया और आफताब की मानसिक स्थिति को लेकर भी जांच शुरू हुई। अंत में अदालत ने आफताब को अपराधी मानते हुए उसे कड़ी सजा देने की प्रक्रिया शुरू की। इस घटना से लोगों के बीच भय और आक्रोश फैल गया। हालांकि कुछ लोग इस मामले को व्यक्तिगत रिश्तों का हिस्सा मानते हुए उसे सामान्य मान रहे थे, लेकिन कई लोग इसे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का उदाहरण मान रहे थे। आफताब के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन अदालत में उसका मुकदमा अभी भी जारी है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले के बाद कई लोगों ने महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्रद्धा मर्डर केस ने ये साबित कर दिया है कि रिश्तों के नाम पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। जांच के बाद जब अदालत आफताब को सजा सुनाएगी तो ये सजा समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम करेगी और ये बताएगी कि किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन नहीं किया जाना चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस न केवल एक भयावह अपराध था, बल्कि इसने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और रिश्तों के प्रति जिम्मेदारियों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। इस खौफनाक हत्या ने पुलिस जांच प्रक्रिया, अपराधी की मानसिकता और न्याय की प्रक्रिया को पूरी तरह से उजागर किया। अब यह समाज और न्याय व्यवस्था पर निर्भर है कि वह इस मामले में किस तरह से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए कि फिर ऐसी घटना दोबारा न हो पाए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची वारदात के साथ। देखते रहिए अनलॉक्ड फाइल्स।